स्टूडेंट लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो चैप्टर। और उसमें हम पढ़ रहे थे कि हमारे देश का रूल कैसे चलता है और उसमें गवर्नमेंट के जो 3 अंग हैं वो कैसे काम करते हैं। तो अब हम चैप्टर शुरू करके आगे इसका डेवलपमेंट करते हैं कि सरकार कैसे काम करती है। अभी कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं और आपको हर रोज किसी न किसी लेटर को आपने देखते हो कि गवर्नमेंट ने निकाला है 9 से 12 की क्लासेस लग सकती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ये सारी चीज़ें, और वो फिर स्कूलों में लागू भी होते। अब इस तरह के लेटर पे कौन साइन करता है, कौन उन्हें बनाता है और उनकी इतनी महत्व, वो इतने महत्व क्यों हैं कि एक लेटर आया, किसी ने उसके साइन किए और आपके सारे गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए। उसमें इतनी अथॉरिटी कहाँ से आ गई? तो ये लेटर, ये अथॉरिटी जारी करने वाले कौन लोग हैं, उनके पास इतनी पावर कैसे आई, कहाँ से आई और उनकी महत्व क्या है? तो हम पढ़ते हैं हाउ ए मेजर डिसीजन, पॉलिसी डिसीजन टेकन, एक निर्णय कैसे लिया जाता है। तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया था 1990 में, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है वो, और बाद में ये अखबारों में भी प्रदर्शित हुआ और इस तरह के ऑर्डर निकलते रहते हैं। और ये ऑर्डर था, ये ऑर्डर आया था, इसका नंबर ये था, इस लेटर का सब्जेक्ट था कि 27% आरक्षण सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस को सिविल पोस्ट और सर्विसेज में दी जाएगी। और इसमें लिखा हुआ है कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि SEBC स्पेशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को 27% आरक्षण गवर्नमेंट देगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नौकरियों में आरक्षण दिए जाए। और ये आरक्षण दिया गया, इससे क्या प्रभाव हमारे देश में पड़ा और क्या क्या बातें हुई, इस चीज में हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और उसके द्वारा आपको पता भी लग जाएगा कि इन मेजर डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और उसका परिणाम क्या निकलता है। ए गवर्नमेंट ऑर्डर ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर। हमारे यहाँ उस टाइम मोर्चे की सरकार थी, फ्रंट सरकार थी भाई, किसी विशेष पार्टी की सरकार नहीं थी। बहुत सारे दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। उस सरकार ने इलेक्शन से पहले लोगों को वादा किया था कि एक मंडल कमीशन बैठा था हमारे यहाँ 1977 में, ये जानने के लिए कि भारत में जो बैकवर्ड जातियां हैं उनके लोगों की स्थिति क्या है। इस मंडल कमीशन ने इस गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि भाई 27% आरक्षण दे दो आप उनको, इनकी स्थिति सुधर जाएगी। मतलब 100 में से अगर भर्तियां हो तो 27 पोस्ट इनके लिए अलग से निकाल दो, चाहे इनकी क्वालिफिकेशन दूसरों से कम ही क्यों ना हो, ताकि ये आगे बढ़ सके। इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव सोसाइटी पर हुआ। कुछ लोग इसके फेवर में थे कि हाँ बिल्कुल हमें नौकरियां मिलनी चाहिए, दूसरे इसके अगेंस्ट थे क्योंकि उनसे नौकरियों के चांस जा रहे थे। और आज भी एक भारत की सोसाइटी में एक बड़ा मुद्दा है आरक्षण का। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया, इट वाज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। इसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। अगर किसी बच्चे के अखबार आता है तो बहुत सारे मेमोरेंडम जो है वो अखबारों में आते हैं। लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, ये एक गवर्नमेंट ऑर्डर की तरह ही था। इट हैड ए नंबर, और उसका नंबर था OM नंबर 360। ये किसी भी लेटर पर होता है। डेट डाल दी कि ये लेटर कब जारी हुआ, 13 अगस्त को 1990 को। और ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन हिज मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक सर्विस। एक हमारे यहाँ महकमा होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एजुकेशन मिनिस्टर अलग होता है, परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उसका डिपार्टमेंट अलग होता है। इसी तरह हमारा एक कार्मिक और पब्लिक शिकायतें, इस तरह का एक मिनिस्ट्री होती है, उसका एक ज्वाइंट सेक्रेटरी IAS अधिकारी होता है। उसके द्वारा ये लेटर जारी किया गया, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है।
पेंशन साइंड एन ऑर्डर, ये मिनिस्ट्री थी, पूरा नाम मिनिस्ट्री का था, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, मतलब जो नौकरियों को हायर करते हैं, पेंशन वगैरह देते हैं, वो एक मिनिस्ट्री है, और उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी ने ऑर्डर ये साइन किया था। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, छोटा सा था, एक मुश्किल से आधे पेज का। इट लुक्ड लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल, ये छोटे से एक सर्कुलर या नोटिस जैसा जो आपके नोटिस बोर्ड पर लगा होता है। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर, इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर सरकार निकालती है। बट दिस वाज वर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम ए सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स, लेकिन हमारा ये छोटा सा ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण था और लंबे समय तक भारत में कंट्रोवर्सी का कारण बना रहा, और आज भी ये कंट्रोवर्सी का कारण है। कुछ लोग कहते हैं आरक्षण को खत्म किया जाए, कुछ इसका लाभ उठा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये चलती रहे। लेट अस हाउ द डिसीजन वाज टेकन, अब इस लेटर से हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा डिसीजन लेने वाली कौन सी पावर हो गई कि 27% आरक्षण बहुत से लोगों के विरोध के बावजूद दी गई। तो ये हम सीखते हैं। दिस ऑर्डर अनाउंस ए मेजर पॉलिसी डिसीजन, इसमें एक मेजर पॉलिसी डिसीजन था, मतलब नीति थी सरकार की। इट सेड दैट 27% of the vacancies in civil post and services under the government of India are reserved for the socially and educationally backward classes. सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को दी जाएंगी। अगर 100 नौकरियां निकलती हैं तो 27 नौकरियों को इनके लिए अलग रखा जाएगा, इन्हीं के फॉर्म भरे जाएंगे, उसमें किसी दूसरी जाति के बंदे को भर्ती नहीं किया जा सकेगा। ठीक है। SEBCE इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट, और ये कास्ट पर आधारित थी, उसमें जातियां छांटी गई कि इसमें कौन कौन सी जाति शामिल होगी। इसमें ये नहीं कहा गया कि इकोनॉमिक, मतलब किसी की आय इतनी है, इनकम 17,000 है या 60,000 है, उसको ये नहीं, एक विशेष कास्ट को डिफाइन किया गया कि ये इन कास्ट की जो आमदनी है वो कम है और ये इकोनॉमिक और एजुकेशनली रूप से बैकवर्ड है। द बेनिफिट ऑफ जॉब रिजर्वेशन वर टिल द अवेलेबल ओनली टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले हमारे यहाँ रिजर्वेशन नहीं थी, उससे पहले भी रिजर्वेशन थी, लेकिन थी वो SC को और ST को 7.5% थी और 13.5% थी। इस तरह की, मतलब जितनी उनकी भारत की पॉपुलेशन थी जनसंख्या में, उतनी ही उसको आरक्षण दिया गया था। नाउ अब नई एक थर्ड कैटेगरी पैदा हो गई SC-BC, और उनको जो बैकवर्ड क्लासेस थे, बैकवर्ड जातियां थी, और 27% कोटा उनको जॉब में दिया गया। अदर कुड नॉट कम्पीट फॉर द जॉब, और इन 27 पोस्टों पे दूसरे फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते थे, उन पे आ नहीं सकते थे। ये डिसीजन लिया किसने? अब मैंने डिसीजन की जो 3 आपको पहली वीडियो में एजेंसी बताई थी कि ये इस तरह के डिसीजन, मतलब कानून बनाने का डिसीजन कौन लेता है? हमारी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट लागू करती है सरकार। वैसे ये जो इसकी 1977 में कमीशन बैठा था, 1979 में इसकी रिपोर्ट आ गई। 2 साल में इन्होंने कह दिया कि भाई ये चीजें लागू होनी चाहिए, बट 10 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार ने इसको लागू नहीं किया था। काम करने, जो लागू करने का काम है वो गवर्नमेंट का है। इंदिरा गांधी की सरकार आ गई थी, उसे इन तरह की चीजों की जरूरत नहीं थी, तो उसने लागू भी नहीं किया। दिस डिसीजन मेकर, इस तरह के डिसीजन लिए किसने? हु डिसाइड दिस इशू मेमोरेंडम, इस मेमोरेंडम को इशू करने का डिसीजन किसका था, जिससे समाज में अफरा तफरी मच गई। 3-4 महीने तक जो लोग हैं एक दूसरे से लड़ते रहे, कत्ल हुआ, आत्मदाह कर लिए बहुत सारे बच्चों ने, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए थे, जैसे अभी कोरोना की वजह से बंद है, तो उस टाइम 3-4 महीने इस लेटर को जारी होने के बाद भी बंद हुए थे ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज। Clearly, such a big decision could not have been taken by the person who signed that document. अब इस
आदमी के पास जिसने ज्वाइंट सेक्रेटरी ने इस पर साइन किया था, उसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई? ये ऑफिसर तो मियरली इम्प्लीमेंट, लागू करने वाले और इंस्ट्रक्शन, सरकार के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाला था। जो मिनिस्टर था ना उस टाइम, कार्मिक मंत्रालय का मिनिस्टर था, ऑफ विच डिपार्टमेंट, वो तो उसका पार्ट था। मंत्रालय ने उसको ऑर्डर दिए थे कि ये चीज लागू हो जाए। वी कैन guess that such a major decision would have involved other major functionaries in our country। तो इस तरह के बड़े डिसीजन कोई एक IAS अधिकारी ने तो लिए नहीं होंगे और एक मंत्री ने भी नहीं लिए होंगे। तो ये डिसीजन लेती है मिलकर पूरी सरकार, पूरी आपकी एग्जेक्टिव और मिलकर पार्लियामेंट। You can have already read in the previous class about some of them. Let us go over some of the main point of view can covered। सबसे पहले है हमारे देश में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। हमारे देश में जो पहला व्यक्ति है वो है प्रेसिडेंट, वो हेड ऑफ द स्टेट है, मतलब हमारे राज्य भारत का हेड है। लेकिन गवर्नमेंट का हेड प्रधानमंत्री, हमारे यहाँ पावर प्रधानमंत्री के पास ज्यादा है। हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी है, फॉर्मल का मतलब इसके पास ज्यादा पावर नहीं है, औपचारिक रूप से कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी मत कर, तो ये औपचारिक रूप से इसको काम तो वही करने पड़ेंगे जो प्रधानमंत्री और इसका मंत्रिमंडल कहता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। हेड ऑफ द स्टेट मतलब भारत राज्य का हेड प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, बट गवर्नमेंट का हेड वो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, जो सारी पावर का खुद प्रयोग करता है। और ये रियल में हेड है, ये फॉर्मल हेड नहीं है, ये रियल में हेड है, क्योंकि इसकी पार्टी को देश ने चुना है, देश के लोगों ने चुना है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। देखो मैंने बताया था कि पार्लियामेंट में जिस दल को बहुमत मिलता है वो बहुमत सरकार बनाता है, एग्जीक्यूटिव बनाता है। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे मेन जो होते हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है और 25 या 24 कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट में जो उस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, बड़े बड़े महकमे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट जिसके पास होते हैं, जैसे अमित शाह गृह मंत्री है, इसी तरह जो हमारे राजनाथ सिंह है ये रक्षा मंत्री है, ठीक है, विदेश मंत्री हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस तरह से मेन में जो मुख्य लोग होते हैं कैबिनेट में, वो क्या होते हैं, वो भारत की मीटिंग भारत सरकार की तरफ से डिसीजन लेते हैं। वैसे तो मंत्रियों की संख्या 74-75 हो सकते हैं हमारे देश में, बट डिसीजन मेनली यही लेते हैं लोग, जो कोर लोग होते हैं, कैबिनेट होते हैं। उसके बाद एक डिसीजन लेने वाली बॉडी हमारी जो कानून बनाती है वो पार्लियामेंट है, जिसे संसद भी कहते हैं। उसके 2 हाउसेज हैं, इसमें एक लोकसभा और राज्यसभा, ये मैंने चार्ट के द्वारा समझा दिया आपको। और इसमें एक प्रेसिडेंट महत्वपूर्ण अंग होता है। देखो प्रेसिडेंट एग्जेक्टिव का भी मेन है, जो एग्जेक्टिव हमारी शुरू होती है वो प्रेसिडेंट से शुरू होती है, प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री PM और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये तो हमारी बन गई एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट। और जो हमारी संसद बनती है वो बनती है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से, मतलब प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर का भी अंग है और एग्जेक्टिव का भी। प्राइम मिनिस्टर को मस्ट बी हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जिस पार्टी को बहुमत मिलता है और वो पार्टी अपना एक नेता चुनती है जो उनका प्रधानमंत्री होता है, जिसको संसद में बहुमत मिलता है। और बहुमत मैंने बता दिया 543 में 50% +1। ओके, सो वर ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व्ड इन दिस डिसीजन। मतलब कैसे डिसीजन में शामिल होते हैं? मान लो सरकार के पास आई रिकमेंडेशन, सरकार के पास आई कोई समस्या, उस समस्या को लेकर कैबिनेट में एक मीटिंग हुई और उसमें एक एजेंडा बनाया गया कि ये लिखा हुआ कानून है, इसको हम एक कानून का रूप देंगे। इस कानून के पेज को वो एक्ट बना के लेके गए
संसद में, यहाँ पार्लियामेंट बैठी है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने उसे पास किया साधारण बहुमत से। 2-3 तरीके से हमारे यहाँ पास होता है। ये राज्यसभा बैठी है, राज्यसभा में यहाँ 543-45 लोग हैं, यहाँ 245 लोग हैं। इनके 50% + 1, 50% + 1 ने पास कर दिया। पास होकर ये बिल गया प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को मना नहीं कर सकता, मतलब प्रेसिडेंट 3 काम कर सकता है, बट मोस्टली वो साइन कर देता है। बट वो एक ऐसी भी चॉइस है कि वो साइन ना करें, ठीक है। साइन करने का टाइम नहीं है हमारे यहाँ कि कितने दिन में साइन करेगा, तो राष्ट्रपति उसे रखे रहता है। तो इस तरह से क्या है, 3 ये लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले सरकार एक्ट के रूप में या बिल के रूप में संसद में कोई बिल लेकर आती है। उसके बाद जब ये पास हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब इस पर साइन कर देता है तो ये बिल जो पहले कच्चा होता था अब वो एक्ट मतलब कानून बन जाता है। आ गए समझ में? तो आप समझ गए होंगे कि एक IAS अधिकारी ने इसको नहीं बनाया, वो तो लागू कर दिया उसने, सरकार के ऑर्डर फॉलो कर दिए, बट बनाने वाली तो इससे पीछे ये एजेंसियां थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।